Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कंटिन्यू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। जैसा कि हमने कहा कि 19th सेंचुरी के आखिर में डाल्टन्स की जो एटॉमिक थियोरी थी, उस थियोरी में उन्होंने जो प्रपोज किया था कि एटम्स है वो इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल है, उस बात को खारिज किया गया। ये बात गलत साबित हुई और इसके बाद जो साइंटिस्टों के सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी वो ये थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करके दिखाएं, क्योंकि उस वक्त तक दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कवर किए जा चुके थे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इस बात का सबसे पहला जो प्रयत्न किया था वो जे थॉमसन ने किया था, लेकिन जे थॉमसन की थियरी एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। इसके बाद दूसरा प्रयत्न रुथरफोर्ड ने किया। क्या प्रयत्न किया और किस तरह से किया, ये हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे। एंसर टू रुथरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. रुथरफोर्ड को भी इस बात में इंटरेस्ट था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर अरेंज हुए हैं। सो रुथरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेर मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, और उसके लिए उन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट डिसाइड किया कि एक गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल ली जाए और उस पर अल्फा पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया जाए। ही सिलेक्ट द गोल्ड फॉइल। यहाँ पर उन्होंने दूसरी मेटल फॉइल की जगह पर गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया। इसके पीछे वजह थी, ही वॉन्टेड एज द थीन अ लेयर एज पॉसिबल, जहाँ तक हो सके उतनी पतली लेयर होनी चाहिए थी। एंड दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट द 1000 एटम्स थिक, और ये 1000 एटम्स जितनी थिक थी। दूसरा, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस हैं, सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 यूनिट। तो उसका एटॉमिक मास 4 यूनिट था। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव द कंसिडर अमाउंट ऑफ द एनर्जी, और उसके पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल थी। तीसरी बात, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटोमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम्स। उन्होंने ऐसी अनुमान रखी थी कि जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर टकराएंगे, स्ट्रिक्ट करेंगे, तब वो डिफ्लेक्ट होंगे। और किसके द्वारा? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो गोल्ड फॉइल के अंदर, गोल्ड एटम्स के अंदर अवेलेबल हैं, इसके द्वारा वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एंड सिंस द अल्फा पार्टिकल वेर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, और अल्फा पार्टिकल जो कि 4u एटॉमिक मास है इसका, ये ज़्यादा हैवियर थे प्रोटॉन से, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, और इसलिए बहुत ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन नहीं देखने को पड़ेगा। तो ये उसकी कुछ हाइपोथेसिस थी जिसके बेस पर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अरेंज किया। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई, तब उन्होंने जो अंदाज लगाया था, इससे बिल्कुल टोटली अनएक्सपेक्टेबल रिजल्ट उनके सामने आया। क्या ऑब्जर्वेशन थे उनके? सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे, ये फॉइल में से स्ट्रेटली पास थ्रू हो गए। दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। जहाँ पर वो इंसिडेंट हुए थे वहाँ से एक छोटे से एंगल में वो डिफ्लेक्ट होकर वापस आए। और तीसरी बात, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी बाउंडेड। लेकिन उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी सरप्राइज ये थी कि एवरी 12,000 पार्टिकल्स में वन ऑफ द पार्टिकल ऐसा था जो कि रिबाउंड होके वापस आया। So, in the word of the Rutherford, this result was almost as incredible as if you are fire a 15-inch cell at the piece of tissue paper and it comes back and hits you. ये बिल्कुल इस तरीके का रिजल्ट था जैसे कि 15 इंच की दूरी से आप फायर कर रहे हो
एट अ पीस ऑफ द टिश्यू पेपर पर, और टिश्यू पेपर पर फायर करने के बाद वहीं से सेल वापस आकर आपसे टकरा जाए। ये ऐसी बात थी। So let us think of the activity in an open field to understand the implications of this experiment. Uh, Let a child stand in front of the wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from the distance, and he will hear a sound when each stone strike the wall. If the repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw the stone at a barbed wire fence, most of the stone would not hit the fencing and no sound would be heard. This is because there are lots of gaps in the fence which allows the stone to pass through them. So, following a similar reasoning, Rutherford conclude from alpha particle scattering experiment that, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रुथरफोर्ड इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर का ज़्यादातर जो भाग हैं वो एम्प्टी हैं, खाली हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग द डिफ्लेक्ट्स, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल में से इजीली स्ट्रेटली पास थ्रू हो गए थे। दूसरा, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पाथ, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए थे, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ये इंडिकेट कर रहे थे कि एटम्स के अंदर बहुत ही छोटा लिटिल स्पेस था जो कि पॉजिटिवली चार्ज ऑक्यूपाई करके रहा था। और तीसरी बात, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड बाय 180, और बहुत ही छोटा हिस्सा था अल्फा पार्टिकल्स का 1 आउट ऑफ 12,000 जो कि 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ था, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिवली चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो इस बात का इशारा करता था कि एटम्स का पूरा पॉजिटिवली चार्ज और मास ऑफ द गोल्ड एटम जो था वो कॉन्सेंट्रेट हुआ था एक वेरी स्मॉल वॉल्यूम में एटम के। And on the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom and which had the following features. सबसे पहली बात उन्होंने कही कि there is the positively charged center in the atom is called the nucleus. एटम्स के बीचों बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर देखने को मिलता है जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। एंड नियरली ऑल मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और एटम का जो ऑल मासेस हैं ये इस न्यूक्लियस के अंदर रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्विंग करता रहता है सर्कुलर पाथ पर। और तीसरी बात बताई, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम की तुलना में न्यूक्लियस है वो बहुत ही कम साइज का होता है। लेकिन रुथरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो क्या थे ड्रॉबैक्स? पहली बात, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। पहली बात ये कि उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्विंग करते हैं न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये बात नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, तो ये स्टेबिलिटी के साथ कुछ बात जम नहीं रही थी। एनी पार्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो द एक्सेलरेशन। कोई भी पार्टिकल हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में अगर जो अंडरगो एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन के साथ मोशन करते हैं, तो ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट द एनर्जी। तो चार्ज पार्टिकल हैं वो अपने में से एनर्जी को कंटिन्यू रेडिएट करते रहते हैं, रिलीज करते रहते हैं। And thus the revolving electron would lose the energy and finally fall into the nucleus. तो इसका मतलब ये हुआ कि घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सारी एनर्जी जब गंवा देगा तो फाइनली वो घिर कर न्यूक्लियस में चला जाएगा। इफ़ दिस वेर सो, जो ऐसा होता तो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, तो एटम हो वो हाईली अनस्टेबल हो जाता एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और कोई भी मैटर्स जिस फॉर्म में हम इसे पहचानते हैं उस फॉर्म में कभी नहीं रह सकती।
सो वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन हम जानते हैं कि एटम है वो क्वाइट स्टेबल होता है। तो यही ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण रुथरफोर्ड की जो थियरी थी ये ये पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं की गई। ओके, लेकिन इस वीडियो के आखिर में कुछ बात करेंगे रुथरफोर्ड के बारे में पर्सनली। पूरा नाम था एंसर्ट रुथरफोर्ड, वॉज बोर्न एट स्प्रिंग ग्रोव ऑन 30th August 1871. He was known as the father of nuclear physics, and he is famous for his work on radioactivity and the discovery of the nucleus of an atom with the gold foil experiment. He got the Nobel Prize in chemistry in 1908. ओके, तो इस वीडियो में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार हम कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।